हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो हमारी बुक है भूगोल की, हमारा पर्यावरण, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले बात आती है भाई पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास की जीवित वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, उसको किसका नाम दिया गया है? पर्यावरण का नाम दिया गया है। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को किसका नाम दिया गया है? पर्यावरण का नाम दिया गया है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको पिक में बच्चे दिखाए गए हैं। ये भाई छुट्टियों में कहीं घूमने गए थे और इन्होंने चीज़ें देखी, ठीक है। जैसे इनका कोई क्रिकेट के खेलने का मैदान था, वहाँ पर खुदाई हो रही थी। भाई इन्होंने अपने टीचर से पूछा भाई वहाँ सब ऐसा क्यों हो रहा है। तो टीचर इनको बताता है, जो इनका शिक्षक है उनको ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें क्या हैं, प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है, और कुछ प्रकृति से जो चीज़ें मनुष्य को प्राप्त हुई हैं, मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी या तकनीक के बल पर उनको दूसरी चीज़ों में रूपांतरित कर देता है। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? मूल आधार है, क्योंकि इसी से हम क्या सांस लेते हैं, हमारी जल की आपूर्ति होती है, और हमें भूमि भी क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन है। इसी भूमि पर हम अपना वास या निवास करते हैं, और इसी भूमि का उपयोग मनुष्य दूसरे कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग करता है। तो बच्चे टीचर से पूछ रहे, भाई प्राकृतिक संसाधन आखिर हैं क्या? देखो शिक्षक क्या कहता है, भाई पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सब क्या है? हमें प्रकृति ने प्रदान किए गए, ये प्रदान किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, भवन, पुल, पार्क, वो सब क्या है? मनुष्य ने उनका निर्माण किया है, और उनको किसका नाम दिया गया है? मानव निर्मित संसाधन का नाम भी दिया गया है। मानव क्रिया या प्राकृतिक क्रिया और मानव क्रियाओं के बीच क्या है? संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। फिर बात आती है भाई पर्यावरण के घटक क्या हैं। मुख्य पर्यावरण के घटकों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। भी प्राकृतिक घटक क्या है? प्राकृतिक घटक वो हैं जो चीज़ें हमें या जो ऑब्जेक्ट हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उनको किसका नाम दिया गया है? प्राकृतिक घटक, पर्यावरण का नाम दिया गया है, या वो पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं। जैसे आपका जल है, वायु है, वायुमंडल, जल है, जलमंडल, स्थल, स्थलमंडल, जैवमंडल, जहाँ पर आपका स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों परस्पर मिलकर क्या है? क्रिया कर रही हैं। फिर बात आती है अभी मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में बात आती है। इसमें क्या कहता है? देखो मानव निर्मित पर्यावरण के घटक क्या है? जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, या जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, उसको किसका नाम दिया गया है? मानव निर्मित पर्यावरण के घटक का नाम दिया गया है। जैसे इमारतें, पार्क्स, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये इनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक क्या हैं? वो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक वो चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, और जबकि मानव निर्मित घटक क्या हैं? वो घटक जिनका निर्माण क्या है? मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए किया है। फिर बात आती है भाई मानव। भाई मानव क्या है? भाई मानव अपनी प्रौद्योगिकी या तकनीकी या खुद की जो क्षमता है, उसके आधार पर भी क्या है? एक संसाधन का रूप है। इसमें क्या कहते हैं? एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब क्या हैं? आपके पर्यावरण के घटक है। भाई व्यक्ति एक भी हो सकता है और एक पूरा परिवार भी हो सकता है। भाई समुदाय, जब
गांव के अंदर विभिन्न धर्म या विभिन्न कास्ट के लोग, जाति के लोग रहते हैं। जब वो सब समुदाय में काम करते हैं तब वो क्या है, मानव पर्यावरण के घटक हैं। भाई रिलीजन, भाई जो आपका धर्म है, चाहे आप हिंदू धर्म से, चाहे मुस्लिम से, चाहे सिख से या क्रिश्चियन से, शैक्षणिक जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब है। भी आर्थिक और राजनीतिक पूरे भारत के अंदर क्या है, विभिन्न संप्रदाय या धर्म के लोग आपके रहते हैं। फिर बात आती है आपकी, ये तीनों सब चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। बात आती है आपकी जीवीय और अजीवीय। भाई जीवीय क्या है, भाई सजीव प्राणियों का संसार, यानी कि जिनमें क्या है, जीवन है, जैसे आपका पादप है एवं जंतु है। और अजीवी क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार, या जहाँ पर या उनके अंदर जीवन नहीं है। उपरोक्त आधार पर हम दोबारा फिर कह सकते हैं, भाई पर्यावरण आपका क्या है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। भाई आपका पर्यावरण क्या है, जहाँ पर प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं और मानव जो चीज़ों का निर्माण कर रहा है, उन दोनों का क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव और अजीव दोनों परिस्थितियाँ शामिल है। यानी कि क्या कह रहा है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो पृथ्वी पर पाया जाता है, उसके अंदर सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ दोनों परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जबकि मानव पर्यावरण के अंदर मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई ही रचना ही शामिल होते भी। मानव पर्यावरण के अंदर सिर्फ मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों की बात होगी, इसके अंदर प्रकृति या जीवीय जो प्राणी हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। यानी कि मानवीय पर्यावरण के अंदर मनुष्य के द्वारा बनाई गई ही चीज़ों की बातें होंगी। और जबकि आपकी प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर क्या था आपका, जहाँ पर आपका जीव और अजीव दोनों परिस्थितियाँ क्या थी वहाँ पर शामिल थी, लेकिन मानवीय पर्यावरण में ये क्रियाएं वहाँ पर शामिल नहीं हैं। आगे देखो, बात आती है पर्यावरण। भाई पर्यावरण क्या है, या पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति या पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, पड़ोस या नेबर। यह देखो सबसे पहले क्या आता है, देखो पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, पर्यावरण आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो क्या कह रहा है ये, बेसिकली हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहता है, देखो स्थल मंडल, आपका जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आपका जैव मंडल का निर्माण कर रहे हैं। ये हम पहले भी पिछली क्लास या 6th क्लास के अंदर जो आपका 5वां चैप्टर था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। या भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। अब बात आती है स्थल मंडल की। ये इससे पहले हम यहाँ देखें, जो आपकी हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की मुख्य क्या है, 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले पहली परत क्या है, परपट्टी, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। सेकंड क्या आपकी मेंटल, और थर्ड क्या आपकी कोर या क्रोड भी जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो आपकी परपट्टी है वो 0 से 35 किलोमीटर तक क्या है, पाई जाती है। और 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आपकी कौन सी परत पाई जाती है, मेंटल। और 2900 से 6371 किलोमीटर
क्या है आपकी कोर, और अर्थ की त्रिज्या या पृथ्वी की त्रिज्या भी कितनी आपकी 6371 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। इसमें क्या कहता है आगे देखो, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को किसका नाम दिया गया है? स्थल मंडल कहते हैं। भाई स्थल मंडल हमारा चट्टानों और खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से क्या है? ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विषम धरातल होता है। यानी स्थल मंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है आपकी? पहाड़, पठार, मैदान और घाटी, ये चारों चीज़ इसके अंदर आ रही हैं। और आपके और स्थलाकृति भी हैं जो महाद्वीप के अलावा महासागर भी इसी के अंदर जो पाए जाते हैं। जैसे आपका प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर है। आगे फिर क्या कहता है, या और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं भाई? स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घासस्थल प्रदान करता है, या खनिज संपदा का भी एक से स्रोत है। या हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं भाई स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो जिससे हमें वन प्राप्त हो रहे हैं, या जिस पर हम कृषि कर रहे हैं, या जो वो भूमि है स्थल मंडल की जिस पर हम मनुष्य की स्थायी या अस्थायी बस्तियों का निवास कर रहे हैं, और उसी पर हमें पशुओं को चराने के लिए घासस्थल भी प्राप्त होता है, क्योंकि स्थल मंडल क्या आपका खनिज संपदा से भरपूर है या परिपूर्ण होता है। आगे क्या कहते हैं, जैसे पर्यावरण का क्षेत्र बताया गया है, इसमें आपका स्थल मंडल की बात करता है, वायुमंडल, जैवमंडल और आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंदर आपका क्या है भाई? मानव बस्तियाँ, ट्रांसपोर्ट हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। और इधर साइड की पिक में जो किसान है या कि किसान के द्वारा खेती करते हुए दिखाया गया। भाई आपका जलमंडल है, ये आपका पर्वत, पहाड़, घाटियाँ, ये किसका भाग है? आपका वायुमंडल के अंदर इन चीज़ों को दिखाया गया है। जहाँ पर आपका स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल मिलकर क्रिया कर रहे हैं, उसको किसका नाम दिया गया है? जैवमंडल या बायोस्फीयर का नाम दिया गया है। फिर बात आती है भाई जलमंडल क्या है? भाई जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। और जल के भी भिन्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे नदी है, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि जो जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को क्या है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है? हमारे यहाँ जल से, जबकि 29 या 29% जो हिस्सा है किसके द्वारा ढका हुआ है? स्थल भाग के द्वारा ढका हुआ है। अगर हम अर्थ की बात करें, जो आपकी इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, जो अर्थ को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, या ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग की अधिकता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल भाग की अधिकता है। आगे बात करते हैं हम भाई वायुमंडल क्या है? भाई पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को किसका नाम दिया गया है? वायुमंडल का नाम दिया गया है। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या है? थामे रखता है या उसको जकड़े रखता है, और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल की जो परतें हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में डिटेल से हम चैप्टर जो आपका आगे आएगा इसी क्लास में, वहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा वायु का चैप्टर आएगा, चौथा चैप्टर। क्यों? जो बेसिकली आपके वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और आपका बहिर्मंडल है। ठीक, समताप मंडल के अंदर आपकी ओजोन परत स्थित होती है, जो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या है? हमारी रक्षा करती है। आगे देखिए अब
कई प्रकार की जैसे गैस, धूलकण और जलवाष्प भी क्या है, वायुमंडल के अंदर उपस्थित रहते हैं। भाई वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि देखो जैसे जो आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो मौसमी घटनाएं हैं, संतापमंडल के अंदर घटती हैं। या हम अर्थ के ऊपर देखें, जो हमारा भूमध्य रेखा क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से जब हम पोल की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है या हम कम अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से मान लो ये हमारे इक्वेटर है, जैसे हम हायर चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो हमें वहाँ की जलवायु, जो वहाँ का मौसम है, हमें भूमध्य रेखा के क्षेत्र का जो मौसम और जलवायु उससे क्या है, भिन्न मिलेगा, अलग प्रकार का वहाँ पर मिलेगा। आगे देखो क्या कहता है, विपादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। या पृथ्वी, या ये भी कह सकते हैं, यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जल, स्थल और वायु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा जीवन क्या होता है, संभव होता है या पॉसिबल होता है। बात है पारितंत्र। भी पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसके अंदर समस्त जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अपने भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर या आपस में क्रियाएं करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों का हस्तांतरण द्वारा संबंध है, क्योंकि कोई भी पदार्थ है या कोई भी पारितंत्र का जो हिस्सा है, पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु है, चाहे मनुष्य है, एक जीवन के लिए एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है या आश्रित हैं। या पारितंत्र को हम आसान भाषा में इस तरीके से भी कह सकते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारी का आपसी और पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, आपका पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे हम ऊपर वाला ये भी देख सकते हैं पिक, देखो ये पिक देखो, एक ताल का पारितंत्र दिखाया गया जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी दिखाए गए हैं, और ये अपने जीवन के लिए तीनों अपने एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित हैं। आगे क्या कहता है देखो, अधिक वर्षा वाले या अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। आगे बात आती है भाई पर्यावरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और एक हमें शब्दावली दिखाई गई है, वस्तु विनिमय पद्धति। इसमें क्या कहा गया है देखो, यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता, या इसमें धन का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या कहा गया है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे दी जाती है। मान लो हम किसी व्यक्ति से 5 किलो कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं, तो बदले में 5 किलो उसको गेहूँ दे दिया जाता है, या कोई और भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, कोई और वस्तु दे दी जाती है। लेकिन जो उसकी यूनिट है, चाहे किलो में चाहे ग्राम में, वो क्या है, सेम होनी चाहिए। जितना आप मात्रा में उससे ले रहे हो उतनी ही मात्रा में हमें उसको क्या होता है, देना होता है। ये सब किसका हिस्सा कहलाता है, आपका वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है, या वस्तु विनिमय पद्धति व्यापार कहलाता है। बात आती है आगे मानवीय पर्यावरण की बात आती है। भी मानवीय पर्यावरण, भी अगर हम प्रारंभ से देखें, जब मनुष्य का जीवन आदि मानव के काल का था, तब भी वो प्रकृति की गोद के अंदर रहता था, उसका जीवन बिल्कुल सरल था। लेकिन समय के अनुसार भी चीज़ों में क्या है, परिवर्तन आता जाता है। मनुष्य की आवश्यकता भी क्या है, बढ़ती जाती है। प्रारंभ में देखो मनुष्य क्या था, शिकार करता था, या जो आदि मानव था वो शिकार करता था। शिकार के बाद जो उसको प्राप्त होता था, चाहे कि कोई भी पक्षी का टुकड़ा है, चाहे किसी भी जंतु का मांस का टुकड़ा, उसको ऐसे ही खा लेता था। लेकिन जैसे ही अग्नि की खोज हुई या आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद उसने पता चल गया कि इस चीज़ को या जो मांस है उसको पकाकर खाया जाए तो और भी अच्छा है। तो उसने धीरे धीरे उसको पका के खाना शुरू कर दिया। मनुष्य क्या था, घुमंतु था, एक स्थान पर स्थायी जीवन नहीं जीता था। लेकिन जैसे ही उसने
क्या था, फसल उगाना, पशुपालन और स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। क्यों? मनुष्य कोई लैंड थी या कोई लैंड धरती पर फसल उगाता, फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन करता और इस तरीके से अपना जीवन स्थायी बना लिया। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी स्थान पर फसलों को उगाना है तो उसके लिए, फसल उगाने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड होता है। उसके लिए मनुष्य को क्या है, एक निश्चित स्थान पर ही रहना होता है। फिर मनुष्य को क्या था, घूमने फिरने में उसको कमी महसूस हो रही थी। जैसे पृथ्वी का आविष्कार हुआ, उसने उसके जीवन की गति को क्या है और बढ़ा दिया। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य सफिशेंट या एक पर्याप्त मात्रा में अपने पास भोजन रखकर जो सरप्लस होता, अधिशेष होता, उसको क्या था, बेच देता था और उससे जो व्यापार पैसा होता था उसको क्या था, दूसरी चीज़ों के अंदर लगा देता था। फिर आगे जैसे भी वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आगे बढ़ा, वाणिज्य का विकास हुआ। जैसे औद्योगिक क्रांति का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आपकी इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई थी, शायद ये 1817 के अंदर आपकी शुरू हुई थी, जहाँ पर भारत से कच्चा माल ले जाया जाता था इंग्लैंड के अंदर। वहाँ पर मशीनों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता था और उसी मशीनों के द्वारा बनाए गए कपड़े को भारत के अंदर बेचा जाता था। आपका परिवहन भी तेज गति से प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड हो रही है, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी विकसित होने के बाद एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर आगे प्रगति कर रही हैं। फिर बात आती है भाई, सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अगर सूचना क्रांति की बात करें, जैसे हमारा इंटरनेट है जिसके अंदर हम आज इस भौतिक युग में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या 4G जो है गूगल लाइव पर भी हम क्या है, ऑनलाइन बातें कर सकते हैं। उसने हमारे जीवन को क्या है और भी व्यापक और रोचक और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। क्यों? फॉर एग्जांपल के लिए देखें, अगर हमें मान लो कोई हमारा दोस्त अमेरिका के अंदर रहता है और हमें उसको कोई लेटर भेजना है या कोई दस्तावेज भेजना, बाई डाक के द्वारा भेजे तो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता और उसमें जाने के लिए, उस लेटर को वहाँ पर भेजने के लिए भी जो समय लगता है वो अधिक लगता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ें उसी लेटर को कंप्यूटर के अंदर टाइप करके और मेल के द्वारा या ईमेल के द्वारा दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वो जल्दी और सस्ता भी वहाँ पर जाता है। क्योंकि सूचना क्रांति ने आज मनुष्य को क्या है, व्यापक बना दिया है। उसका जो जीवन है उसको ऐसा बना दिया है कि वो अर्थ के किसी भी भूभाग में कोई भी व्यक्ति या उसका कोई भी संबंधी रहता है तो उससे क्या है, बातें कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी से रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे भी जिस भी हम पर्यावरण के अंदर रहते हैं, चाहे हम ठंड के अंदर रहते हैं चाहे हम गर्मी के अंदर रहते हैं, उसी के अनुसार क्या है, हम चीज़ों जो हमारा शरीर है एडेप्टेशन या उसको अनुकूलन प्राप्त कर लेता है। जो हमारा पर्यावरण है, जिस भी पर्यावरण के अंदर रहते हैं हमें उसके अनुसार क्या है, ढल जाना चाहिए। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना क्या है, आवश्यक है। अगर इन दोनों के बीच में अगर संतुलन अच्छी तरीके से और सही नहीं होगा तो भविष्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा घट सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आज क्या है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, भी इमारतें बना रहा है, उद्योग लगा रहा है, बदले में जो पेड़ों से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जितने पेड़ों की कटाई की जाती हैं उसके बदले में हमें उतने पेड़ क्या है, लगाने भी चाहिए। जैसे आपकी भूमि है, वही भूमि का प्रयोग क्या है, हमें एक सीमित मात्रा में और अच्छे और लॉन्ग टर्म के लिए किया जाना चाहिए। हो सके जो मान लो कोई इंडस्ट्रीज लगानी है तो हमें ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर उसके लगाने से जो कल्चरेबल लैंड है या एग्रीकल्चरल अच्छी उपजाऊ ज़मीन है उससे उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अभी प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच क्या है, सही संतुलन होना आवश्यक है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं होगा तो कोई भी हानिकारक या प्राकृतिक विपदा आने वाले भविष्य में कोई भी संकट घट सकता है। थैंक यू। हैव
हैव ए नाइस डे।